हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट जैसे एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आज इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, जीवों का वर्गीकरण या जीव जगत का वर्गीकरण। ये टॉपिक मैं कुछ नए तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए और एग्ज़ाम के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अंत तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी के हम आज शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहेंगे और एक एक पहलू को आप ध्यान से समझेंगे। तो इस जो ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब इसकी अगर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई जीवों का जो सर्वप्रथम आधारभूत वर्गीकरण देने किसने दिया था। तो वैसे तो वर्गीकरण बहुत जनों ने दिया था, लेकिन जो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था वो अरस्तु ने दिया था। अब अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है वो पहला क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके जीवों का ये वर्गीकरण दिया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जीवों का सर्वप्रथम आधारभूत वर्गीकरण या वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके या वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित जो वर्गीकरण दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको आंसर देना है अरस्तु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अरस्तु के संबंध में दो तीन चीज़ें और भी ध्यान रखनी है कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अरस्तु है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से। इसके अलावा जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो भी अरस्तु को कहेंगे। तो ये दो चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ बोटनी कौन है, तो उनका आंसर भी अपने को ध्यान, अधिकांश बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। फादर ऑफ जो बोटनी है वो थियोप्रास्टस है। तीन चार क्वेश्चन हम साथ साथ आप डिस्कस करते चलेंगे। तो थियोफ्रास्टस जो है वो बोटनी के फादर है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो एक यहाँ साइड में मैं लिख लेता। जो बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क व ट्रेविनेरिस। लेमार्क व ट्रेविनेरिस, इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। बहुत सारे आज छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, याद कीजिए। आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। चलो सर, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि जीवों का सर्वप्रथम आधारभूत वर्गीकरण या वैज्ञानिक मानदंड के आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने उस समय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो जीव थे, उनको दो कैटेगरी के अंदर बांटा था। एक प्लांट्स के अंदर बांटा था और दूसरी जो कैटेगरी थी उनको एनिमल के अंदर बांटा था। तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण का जो बेसिक जो वर्गीकरण किया था उसके अंदर जीवों को प्लांट्स और एनिमल के अंदर बांटा। फिर उन्होंने प्लांट्स को आकारिकी के आधार पर, कि उसकी बॉडी कैसी है, प्लांट्स दिखने में कैसे है, तो उस आकारिकी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट को वापस तीन भागों में बांटे थे। जो कोमल प्लांट है हर्ब्स, जो वुडी प्लांट है वो सूप, और जो लंबे लंबे जो प्लांट है उनको वृक्ष के अंदर बांटा था। तो ये जो हर्ब जो होंगे, शाक होंगे, उनको आप आराम से उखाड़ सकते हो हाथ से। और जो सर्ब है, जैसे गुलाब है, आख है, ये झाड़ी के अंदर आएंगे, जिसको अपन सूप या झाड़ी भी बोलेंगे। गुलाब है, आग का पौधा है, कैलोट्रोपिस। और वृक्ष के अंदर तो जैसे आम जैसे पौधे जो जितने भी होंगे वो सारे के सारे वृक्ष के अंदर उन्होंने रखे। इसके अलावा उन्होंने एनिमल को भी दो कैटेगरी में बांटा था। एक एनिमल को एक श्रेणी वो बनाई जो जिनको लाल रक्त वाले, जिनका ब्लड लाल कलर का था, उन एनिमलों को एक अलग ग्रुप में रखा। और जो जिनके अंदर लाल रक्त नहीं था, ब्लड का कलर लाल नहीं था, जैसे कॉकरोच है, तो उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रखा। तो ये एक बेसिक आधारभूत वर्गीकरण देने की कोशिश की अरस्तु ने, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद में, क्योंकि इसके अंदर अधिकांश जीव कवर नहीं हो पा रहे थे, और इसके अंदर तो इस कमियों को दूर करने के लिए बाद में जो वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत हुई, तो सर्वप्रथम द्विजगत अवधारणा है कि द्विजगत अवधारणा, टू किंगडम सिस्टम आया। और ये जो टू किंगडम सिस्टम जो अवधारणा दी थी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी।
तो कैरोलस लीनियस का नाम टेक्सोनॉमी के अंदर बहुत बार आता है, तो ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो द्विजगत अवधारणा किसने दी थी, तो कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब इन्होंने संपूर्ण जीवों को वही दो भागों के अंदर बांटा, या दो जगत बनाए संपूर्ण जीवों को। कुछ जीवों को उन्होंने प्लांटी जगत के अंदर रखा। तो पहला जो जगत बना था, तो जो लीनियस ने बनाया था, वो पहला जो जगत था, किंगडम था, वो कौन सा था? प्लांटी। अब प्लांटी क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे पौधे इसके अंदर रखे गए, तो वो प्लांटी है और एक साइंटिफिक शब्द भी लग रहा है। और उसके बाद में ये एनिमेलिया, समस्त प्राणियों को, एनिमल को इन्होंने एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा। तो जो लीनियस ने, उन्होंने प्रारंभ के अंदर दो जगत बनाए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, तो संपूर्ण जीवों को इसके अंतर्गत रखा। अब कैरोलस लीनियस की बात करें तो ये 2-3 क्वेश्चन इनके भी कवर होंगे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाएगा। फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम हमने कल पढ़ा था, द्विनाम पद्धति के जो जनक है वो भी कैरोलस लीनियस है। और इनकी प्रमुख पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक्स का जो संबंध है वो किससे है? कैरोलस लीनियस से। और एक चौथा क्वेश्चन ये आज हो जाएगा, जो टू किंगडम जो सिस्टम दिया है, द्विजगत अवधारणा दी है, वो भी किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। चलो सर, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे भी लीनियस ने जीवों को प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के अंदर बांटा। तो मेन इनका जो आधार क्या था, किस आधार पे उन्होंने जीवों को प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के अंदर बांटा? तो पहला आधार था सेल वॉल, कि भाई जिन पौधों के अंदर, या सॉरी जिन जीवों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सभी जीवों को कौन से ग्रुप के अंदर रखा? प्लांटी के अंदर। और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, उन तमाम जीवों को किसके अंदर रखा था? एनिमलिया। इसके अलावा जो जीव ऑटोट्रॉफ्स थे, स्वयं पोषी थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, उन सभी जीवों को किसके अंदर रखा? प्लांटी किंगडम के अंदर। और जो हेट्रोट्रॉपिक थे, उन सभी जीवों को एनिमलिया किंगडम के अंदर रखा। इसके अलावा उन्होंने लोकोमोशन, गमन को भी एक आधार बनाया था। जो गमन नहीं करते थे, उन सभी जीवों को प्लांटी के अंदर रखा। जो गमन करते थे, चल फिर सकते थे, उनको किसके अंदर रखा? एनिमलिया के अंदर रखा। तो ये लिनियस ने एक बेसिक वर्गीकरण दिया था, जिसके अंदर तमाम जीवों को उन्होंने दो जगत के अंदर बांटा था। लेकिन लेनियस के वर्गीकरण के अंदर बहुत सारी कमियां पाई गई उस समय। कि पहला कमी तो ये थी कि भाई उन्होंने प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया को उन्होंने प्लांटी जगत के अंदर रखा था। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक साथ रख दिया था, जबकि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के अंदर तो रात दिन का अंतर है, काफ़ी अंतर है। ये अलग प्रकार के जीव है और ये अलग प्रकार के जीव है। इनके अंदर केंद्रक वास्तविक नहीं होता है, इनके अंदर वास्तविक केंद्रक होता है। तो लिनियस ने प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखकर ये इसकी सबसे बड़ी कमी को बताते हैं। इसके अलावा कुछ जीव थे, जैसे एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। जैसे मैं बात करूँ क्लेमाइडोमोनास शैवाल की, तो उसको भी उन्होंने प्लांटी के अंदर रखा था, जबकि वो बहुकोशिकीय से काफ़ी भिन्न है। तो एक कोशिकीय जितने भी जीव थे, यूग्लिना है, उसको भी प्लांटी के अंदर रख लिया था। और एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखना, ये भी लिनियस की एक बड़ी कमी थी। इसके अलावा स्वयंपोषी और विषमपोषी, जैसे कवक को पौधों के साथ रख दिया था। जो प्लांटी किंगडम के अंदर कवक को रख दिया था, क्योंकि कवक हमेशा क्या होती है? हेटेरोट्रॉपिक है, विषमपोषी है। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी को साथ साथ रखना भी लिनियस के वर्गीकरण की एक सबसे बड़ी कमी थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किया था वो कवक ने, क्योंकि कोशिका भित्ति युक्त मेन आधार कोशिका भित्ति का था। तो कोशिका भित्ति वाले जीवों को उन्होंने प्लांटी में रखा और बिना कोशिका भित्ति वाले जीवों को एनिमल के अंदर रखा था। कवक के अंदर कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन वो वास्तव में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन की बनी है, और बाकी पौधों के अंदर तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कवक सबसे बड़े यहाँ पे कंफ्यूजन उत्पन्न करे थे कि इनको कहाँ पे रखा जाए। तो लिनियस ने जो कमियां दी, उन कमियों को सुधारने के बाद में एक त्रिजगत अवधारणा आती है। और जो ये जो त्रिजगत अवधारणा बनाई थी, वो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है ये भी, अर्नेस्ट हैकल ने ये त्रिजगत अवधारणा दी। तो ये जो प्रपोज्ड बाय था वो अर्नेस्ट हैकेल थे। अब इन्होंने जो नया जगत बनाया, वो जगत बनाया था प्रोटिस्टा जगत। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप ये, जो अर्नेस्ट हैकेल ने जो तीसरा जो जगत बनाया था, वो कौन सा जगत हो जाएगा? प्रोटिस्टा जगत इन्होंने बनाया था। अब प्रोटिस्टा जगत के अंदर उन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, जितने भी एक कोशिकीय वाले जो यूकैरियोटिक जीव थे, उन सभी को उन्होंने लेके प्रोटिस्टा जगत के अंदर डाल दिया कि भाई एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों, जितने भी जीव होंगे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखते हैं, उन्होंने वहाँ पे रखा। तो इस प्रकार हमारे पास 3 नए जगत बन गए। पहला जो जगत आप जानते ही हो, कौन सा जगत था? प्लांटी जगत था। दूसरे जगत की बात करेंगे तो कौन सा जगत आ जाएगा? एनिमेलिया जगत आ जाएगा। और अब तीसरे जगत जो नया बनाया था हेकल ने, वो जगत कौन सा था? प्रोटिस्टा। इस प्रकार ये 3 जगत बने। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया
प्लांटी जगत के अंदर इंक्लूड थी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और वो यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में अभी भी इंक्लूड थी। इसके अलावा अगर अपन बात करें, कवक की बात करें, तो कवक विषम पोषी होते हुए भी प्लांटी जगत के साथ में थी। तो इस प्रकार से ये कुछ ड्रॉबैक त्रिजगत अवधारणा के भी थे। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो इन ड्रॉबैक को भी दूर करने के लिए एक और अवधारणा आती है जीवों के वर्गीकरण की, वो है चतुर्थ जगत अवधारणा, फोर किंगडम सिस्टम। ये नाम याद रखना आपको, किसने दिया है, प्रपोज किसने किया है और इसमें कौन सा जगत जोड़ा गया था वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो चतुर्थ जो जगत अवधारणा दी थी वो कोपलैंड ने दी थी, कोपलैंड ने दी थी। और दूसरी बात करें भाई इन्होंने कौन सा जगत जोड़ा था, उन्होंने एक नया जगत बनाया था, मोनेरा। तो बैक्टीरिया को लेकर कंफ्यूजन था वो बिल्कुल दूर हो गया था। बैक्टीरिया और जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत के अंदर रख दिया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीवों को रखा गया है, तो वो सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक जीव थे जिनके अंदर प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक था, उन सभी जीवों के लिए मोनेरा जगत बनाया। तो ये शत्रु जगत अवधारणा दी थी। लेकिन अभी भी फंजाई जैसे जीव अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ पे स्थान दिया जाए, क्योंकि फंजाई सबसे बड़ा, फंजाई के अंदर या कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति थी वो काइटिन की बनी होती थी और खुद स्वयं विषम पोषी है। इस आधार पर कवक का कंफ्यूजन चल रहा था। तो अंत के अंदर जो सबसे मान्यता प्राप्त है और वर्तमान के अंदर जो सबसे फेमस जो अवधारणा है वो पंच जगत अवधारणा है, फाइव किंगडम सिस्टम है। बहुत एग्जामों के अंदर पूछते हैं कि फाइव किंगडम सिस्टम है, ये किसने दी थी और कब दी थी। तो 1969 के अंदर दी थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1969 के अंदर है ये। और RHV टेकर ने, ये नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखना आपको, पंच जगत अवधारणा 1969 के अंदर RHV टेकर द्वारा दी गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक नया जगत बनाया, कवक। कवक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, तो उन कवकों को ही एक अलग जगत के अंदर ही रख दिया। तो आज की तारीख के अंदर जो पंच जगत अवधारणा के अनुसार जो अपने पास में जो जगत है वो मोनेरा जगत है। सेकंड वाले जो जगत है प्रोटिस्टा जगत है, कवक है, प्लांटी है और एनिमेलिया। अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसके अंदर मेजर आपको क्वेश्चन ये याद रखने हैं। द्विजगत अवधारणा कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई, त्रिजगत अवधारणा अर्नस्ट हैकेल द्वारा दी गई, चतुर्थ जगत अवधारणा कोपलैंड द्वारा दी गई और जो पंच जगत अवधारणा RHV टेकर द्वारा दी गई। कौन सी अवधारणा में क्या क्या जोड़ा गया था वो भी आपको याद रखना कि जो त्रिजगत अवधारणा थी उसके अंदर प्रोटिस्टा को पहले जोड़ा गया था, मोनेरा को नहीं जोड़ा था। मोनेरा को शत्रु जगत अवधारणा के अंतर्गत कोपलैंड ने जोड़ा था। अगर RHV टेकर की जो पंच जगत अवधारणा है उसको अगर अपन डिटेल से देखें तो उन्होंने पूरे जीवों को दो भागों में बांटा। हम जानते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रारंभिक केंद्रक वाली कोशिका पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक जीव है। और वे जीव जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है वो सारे के सारे जीव कौन से हो जाएंगे, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव हैं उन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का जो जगत बना था वो जगत कौन सा था, मोनेरा जगत। अगर एक लाइन के अंदर आपको याद रखना पड़े कि मोनेरा जगत के अंदर कौन से प्राणी आते हैं, तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का जो जगत है वो कौन सा जगत हो जाएगा, मोनेरा जगत। तो ये पहला जो जगत है अपना मोनेरा जगत। सेकंड बात करें, यूकैरियोटिक जो जीव होंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक कोशिकीय हो सकते हैं। ऐसे यूकैरियोटिक जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। या फिर जो यूकैरियोटिक होंगे वो बहुकोशिकीय हो सकते हैं जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी। तो जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं उनके लिए जो जगत बना था वो कौन सा जगत था, प्रोटिस्टा जगत। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटिस्टा जो जगत के अंदर जितने भी प्राणी थे भले ही एक कोशिकीय यूकैरियोटिक थे, लेकिन उसमें से कुछ प्राणी ऐसे ऐसे थे जो मोनेरा जगत के लक्षण मिलते हैं। कुछ प्राणी आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर कवक जगत के लक्षण मिलते हैं। कुछ जीव ऐसे भी है जो प्लांटी जगत से संबंधित रखते हैं, जैसे यूग्लिना है। कुछ जगत ऐसे भी हैं जो एनिमलिया जगत से संबंधित रखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है। तो ये सारे के सारे जो जीव है वो सभी जगत से जो संबंधित रख रहे थे, लेकिन वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होने के कारण उनको कौन से जगत के अंदर रखा गया था, प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया था। फिर अपन बहुकोशिकीय बात करें तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिनके अंदर कोशिका भित्ति हो सकती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, और
कुछ बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक ऐसे थे जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी। अब जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी उनके लिए तो जो जगत बना था वो कौन सा जगत था, एनिमेलिया। अर्थात एनिमेलिया जगत के अंदर ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी। और अगर अपन कोशिका भित्ति युक्त की बात करें तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हो सकती है या फिर किसकी बनी हो सकती है, सेल्यूलोज की बनी हो सकती है। तो जिन जीवों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है उनके लिए जो जगत बना था वो कौन सा जगत था, कवक जगत था। और जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी थी उनके लिए जो जगत बना था वो कौन सा जगत था, प्लांटी जगत। तो यहाँ आरएचवी टेकर को अपन ध्यान से देखें तो अपने पास में ये 5 जगत है। पहला जगत मोनेरा जगत, सेकंड प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा प्लांटी जगत और पांचवा कौन सा हो जाएगा, एनिमेलिया जगत। क्वेश्चन ये आएंगे एनिमेलिया जगत की प्रमुख विशेषता, तो आपको ये याद रखना है यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय हैं, कोशिका भित्ति रहित है। प्लांटी जगत की विशेषता यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक जगत की विशेषता यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा जगत की विशेषता बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखोगे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया। और मोनेरा जगत की विशेषता सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। अब आरएचवी टेकर का अगर अपन एनसीईआरटी के अंदर ये जो तालिका बनी हुई है, इंडेक्स बनी हुई है, वो आरएचवी टेकर के वर्गीकरण का जो इम्पोर्टेंस है या जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उनको ये दर्शाती है। और ये इंडेक्स में आपको सलाह दूंगा कि ये इंडेक्स आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक्स में से करके जाए। और साथ ही साथ आप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बात मेरी ध्यान रखना आप कि अगर आप तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक्स और जो राजस्थान बोर्ड की जो पहले बुक्स चलती थी आरबीएससी बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स, इन दोनों बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। आप किसी भी गाइड के भरोसे नहीं रहिए, कोई अच्छी गाइड हो ही नहीं सकती इन ऑथेंटिक बुक्स के अलावा। तो इन बुक्स पर भरोसा कीजिए, किसी भी गाइड पे भरोसा मत कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये पंच जगत अवधारणा के संबंध में जो ये इंडेक्स है आपको अच्छी तरह से समझ के जाना है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताऊँ आपको। तो कोशिका का प्रकार देखें तो अपन जानते हैं कि मोनेरा के अंदर कौन सा प्रकार होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बाकी सभी के अंदर कौन सी कोशिका हो सकती है, यूकैरियोटिक होगी। उसके अलावा अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो हम पीछे से शुरू करते हैं अपन कि एनिमिलिया के अंदर तो कोशिका भित्ति क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। प्लांटी के अंदर उपस्थित होगी लेकिन वो किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। और फंजाई के अंदर भी होगी लेकिन वो सेल्यूलोज रहित है, काइटिन युक्त है, काइटिन की बनी होगी। और प्रोटिस्टा कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति है, किसी के अंदर नहीं है। और मोनेरा जगत के अंदर जो प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे बैक्टीरिया जैसे, उनके अंदर बनी हुई होगी लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं होती, बहु सर्कराइड प्लस अमीनो अम्ल की बनी होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी। ये फंजाई का, प्लांटी का तो आप आराम से बता दोगे। उसके बाद केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली उसी के अंदर होंगे जो यूकैरियोटिक होते। प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्र के चार और कोई झिल्ली नहीं होती, तो ये अनुपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है और सभी के अंदर उपस्थित है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा जगत के जो जीव होंगे वो कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय होंगे। और प्रोटिस्टा जगत के जीव भी कोशिकीय होंगे। कवक के अंदर बहुकोशिकीय संरचनाएं देखने को मिलेंगी। अदृढ़ उत्तक का मतलब लूज टिश्यू होंगे, ज़्यादा दृढ़ उत्तक नहीं है, लूज टिश्यू है। कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट होगा वो लूज तरीके से होगा, तो ये याद रखना है। इसके अलावा प्लांटी जगत के अंदर उत्तक मिलेंगे और अंग मिलेंगे और उत्तक तंत्र मिलेंगे। उत्तक है, उत्तक जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, इस प्रकार उत्तक तंत्र वहाँ पर देखने को मिलता है। और एनिमिलिया के अंदर अंग तंत्र, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, उत्तक, अंग और अंग तंत्र देखने को मिलेंगे। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये हाई क्वालिटी के जो या हायर जो एनिमल है उनके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी उत्तक और अंग कुछ जीवों के अंदर देखने को मिलेंगे। ये इसका जो विस्तृत अध्ययन है, जो प्राणी जगत जो चौथा लेसन है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ये अगर वर्गीकरण का जो सबसे आधार है वो न्यूट्रिशन को भी आधार माना था वी टेकर ने। पोषण की विधि के आधार पर पोषण की विधि भी वर्गीकरण का प्रमुख आधार रखा था वी टेकर ने। तो जो मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं वो स्वयं पोषी भी होंगे और स्वयं पोषी के साथ में वो पर पोषी भी होंगे। ये थोड़ा आप बिल्कुल ध्यान से रखना है। भले मोनेरा जगत के जो जीव होंगे दिखने में बिल्कुल सरल टाइप के होंगे, लेकिन उनके अंदर जो पोषण की जो विधि है वो सभी प्रकार से पोषण प्राप्त करने का वो तरीका उनके पास में। जैसे स्वयं पोषी दो प्रकार के हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी हो सकते हैं और दूसरे कौन से हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी।
रसायनों के द्वारा भोजन ऊर्जा प्राप्त करना, या प्रकाश की सहायता से ऊर्जा प्राप्त करना, प्रकाश संश्लेषण। परपोषी के अंदर ये सड़े गले मृत जीवों से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, और इनके पास परजीवी का भी ऑप्शन है। कुछ जो मोनिरा जगत के जो जीव होंगे वो जीवित जीवों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवों से मृतपोषी और जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करने के लिए परजीवी, तो सारे रास्ते उनके पास है भोजन प्राप्त करने के। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो होंगे वो एक तो स्वयं पोषी होगी, और स्वयं पोषी में भी कौन से हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी, जैसे यूग्लिना है वो स्वयं पोषी है और प्रकाश संश्लेषी। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा के अधिकांश जो सदस्य वो कैसे होंगे, परपोषी होंगे, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते। और चलो सर फंजाई की बात करें तो फंजाई हमेशा विषम पोषी होती है, परपोषी होंगी, और ये मृत पोषी है। अधिकांश जो फंजाई होगी वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करती हैं, और कुछ फंजाई ऐसी भी होगी जो परजीवी के रूप में दूसरे जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर परजीवी शब्द जरूर याद रखना, जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करना परजीवित, और सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करना मृतपोषी। प्लांटी हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, स्वयंपोषी हो जाएंगे। और उसी प्रकार जो एनिमलिया किंगडम है वो परपोषी है, वो प्लांटी जगत से भोजन प्राप्त करेंगे, तो प्राणी समभोजी या मृतपोषी भी हो सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह से देखना है। लास्ट में प्रजनन की विधि, अपन जनन की विधि बात करें तो नॉर्मल संयुग्मन होगा, संयुग्मन विधि है बैक्टीरिया के अंदर जनन की, और प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन और संयुग्मन हो सकता है। और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसके अंदर मादा युग्मक नर युग्मक बनेंगे, और उनके अंदर निषेचन की क्रिया होगी। तो ये इंडेक्स एक बार आप जरूर देख कर जाए, एक तो पोषण की विधि को और एक कोशिका भित्ति का जो प्रकार है उसको आप अच्छी तरह से देख ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए अब इतना ही। अगले टॉपिक के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट या इसका नेक्स्ट पार्ट हल करेंगे। तब तक मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।